इन सब डायग्राम वगैरह से कौन कौन परेशान है मुझे सही बताओ। तो बताओ परेशानी खत्म कर दें हैं? मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको तुमने पी लिया है, पीने की, जिससे एक भी डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, सारे डायग्राम तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे। सच में। और हो सकता है तुमने उसको रेगुलर कंटिन्यू किया तो तुम्हें पढ़ाई बंद कर दो, मतलब पढ़ने की ही जरूरत ना पड़े। एक बार ऐसे किताब एनसीईआरटी पढ़ के देखी, सब कुछ याद है। नहीं नहीं, डंडा की दवाई थोड़ी ना है? बताओ चाहिए हो तो दूं दवाई है? चाहिए क्या दवाई जिससे पढ़ना ना पड़े, सब कुछ बिना पढ़े याद हो जाए, बिना पढ़े समझ में आ जाए हैं? चित्र दवाई नहीं है, दवाई है मेरे पास। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की। हैं? वीडियो चालू नहीं है? चालू तो है। इसको हिंदी में सर्ज ही लिख लेना, ऐसे है ना? सर्ज नहीं, सर्ज, ऐसे सर्ज, LH सर्ज और FSH सर्ज है ना? क्या हो गया है? दिख नहीं रहा? कैसी यहाँ का बिड़बिड़ी सी कर रही है, ऐसे ऐसे गर्मी लग रही है? इधर आए यहाँ आगे है। बताइए कैसा बनाया? बना लिया बेटा, बना लिया? नहीं बनाओ तो मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? तो घर पे आराम से तसल्ली से बना लेना है। लग रहा है आप लोगों को ये बहुत भयानक लग रहा है? ये जितना भयानक है उतना ही आसान है समझने में, ठीक है? कुछ नहीं है उसमें, बस आप लोगों को हार्मोन्स का काम थोड़ा याद रखना है कि कौन सा हार्मोन क्या करता है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कल। चलो देखो, इसको समझ लो आप लोग एक बिल्डिंग, 4 मंजिला इमारत, ठीक है? एक मंजिल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, नहीं एक ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है? तो अपन इसको बारी बारी से क्या करते हैं समझते हैं। हम लोगों ने फीमेल्स में साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हम लोगों ने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ली है वो 28 दिन के लिए है। एनसीईआरटी ने भी कितने दिन की पढ़ाई है? अब चुप हो जा, 28 दिन की ही पढ़ाई है, ठीक है? लेकिन 28 से +-2 हो सकता है, किसी की 30 भी हो सकती है, किसी की 31-32 भी हो सकती है, किसी की 26 भी हो सकती है, किसी की 27 भी हो सकती है। जरूरी नहीं है 28 ही हो, लेकिन एनसीईआरटी ने 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल ली है, तो हम उसी को 28 दिन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर डेज को डिवाइड कर रखा है, 1 से 5 दिन, फिर 6 से 13 दिन, 13-14, फिर 14 से तुम्हारा कौन सा 28 दिन। और देखेंगे कि इन दिनों में 28 दिनों में अंडाशय में क्या हो रहा है, ओवेरी में क्या हो रहा है, और वो जो तुम्हारा गर्भाशय था यूटेरस, उसमें क्या हो रहा है ना? बस ये दोनों घटनाओं का अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया था कल, है ना? एक तो हम पढ़ेंगे यूटेराइन इवेंट्स, एक हम पढ़ेंगे कौन से, ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है? गर्भाशयी घटनाएं और अंडाशयी घटनाएं, ठीक है? तो यहाँ पर गर्भाशयी घटनाओं के बारे में मैंने बताया हुआ है इस जगह, और यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है, अंडाशयी घटनाओं के बारे में, ठीक है? और यहाँ पर जो हार्मोन है वो अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन है, और यहाँ पर जो निकल रहे हैं वो कौन से हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं, ठीक है? और ये तुम्हारा यहाँ पे जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया, पुटकों के बारे में बताया गया, फॉलिकल्स के बारे में बताया गया है कि क्या हो रहा है फॉलिकल्स के साथ में, ठीक है?
तो अगर तुम सबसे पहले इसमें देखोगे अंडाशय के अंदर, तो अंडाशय के अंदर आप लोग देखो यहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक 13 14 तक है ना, 13 14 डेज तक, मतलब 14 दिन तक समझ लो। यहाँ पर तुम्हारे पुटक क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना, टर्सरी से ग्राफियन बना, और 14वें दिन आकर के ये क्या हो गया तुम्हारा, फट गया, यानी कि रप्चर हो गया, और यहाँ से तुम्हारा जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, है ना। ये तुम्हारा कौन सा था, सेकेंडरी oocyte। इसको हम ऑलरेडी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ लिखा नहीं है। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कहाँ पर हो रहा है, पुटकों के साथ में हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं क्या, पुटकीय प्रावस्था, ठीक है। फिर 13वें से लेकर के 14वें दिन जब तुम्हारा ये फटता है और ये अंडाणु बाहर निकल के आता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक बाहर निकल के आता है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था, है ना। उसके बाद जैसे ये बाहर आएगा, बचा कुचा तुम्हारा क्या बना लेगा, पीत पिंडक बना लेगा, कार्पस ल्यूटियम बना लेगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी तुम्हारे 15 से लेकर के 28 दिन तक तुम्हारी कौन सी प्रावस्था चलती है, ल्यूटियल फेज चलता है, जिसमें कार्पस ल्यूटियल बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और वो क्या होता है, डीजनरेट होता है ना। डीजनरेट कब होता है वो, यदि प्रेगनेंसी ना हुई हो। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर वो डीजनरेट नहीं होगा, याद रखना इसको ओटी वगैरह के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, डीजनरेट्स बाय एंड ऑफ साइकिल व्हेन नो प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो फिर ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर ये डीजनरेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये इस वाले गर्भाशय में क्या हो रहा है। तो गर्भाशय में आप लोग देखो ये ऊंचा सा पहाड़ लाल लाल सा है ना, तो ये जो ऊंचा सा तुम्हें यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है लाल लाल सा, है ना, जो कि टूट करके क्या हो रहा है, गिर रहा है, टूट करके गिरता हुआ यहाँ पे उसको नीचे की ओर दिखाया गया है। इसका मतलब है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और प्रेगनेंसी ना होने की कंडीशन में जो हमारा गर्भाशय है, यूटेरस है, वो जो यूटेरस ने बॉल तैयार करी थी, है ना, एंडोमेट्रियम, अब वो एंडोमेट्रियम किसी काम की नहीं है। एंडोमेट्रियम को तैयार क्यों करता है गर्भाशय, ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो, अंतरोपण हो, किसका, भ्रूण का, एम्ब्रियो का। लेकिन इम्प्लांटेशन होना ही नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो फिर ये जो बनी हुई एंडोमेट्रियम है वो क्या होगी, टूटेगी। तो 1 से 5 दिन तक ये काम चलता है ना। और ब्लीडिंग भी जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कितने दिन होती है, इतने ही दिन होती है ना, 3 से 5 दिन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फिर से ये बनना क्या होने लगती है, शुरू होने लगती है ना। देखो फिर से क्या हो रही है, बन रही है ना, और ये बनती रहेगी कब से, यहाँ से 6वें से लेकर के पूरे 13-14 दिन तक पूरे बनी रही है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ये अगर ये बनी रहेगी तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक हार्मोन का सर्ज आ रहा है, पीक आ रहा है। वो कौन सा हार्मोन है, ये वाला प्रोजेस्टेरोन की पीक, है ना, और एस्ट्रोजन की पीक। अच्छा ये तुम्हारे जो पीत पिंडक थे कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, पीत पिंडक, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो ये जब पीत पिंडक बनता है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये रिलीज करता है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे पीक देखने को मिलती है। और ये प्रोजेस्टेरोन तुम्हारा क्या करता है, इस दीवार को बनाने में मदद करता है। ये जो गर्भाशयी दीवार है उसको बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखेगी तो ये बनी रहेगी, और प्रोजेस्टेरोन अगर कम हो गया तो ये फिर से क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी। तो इसको ये क्या है, तुम्हारे गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी कि यूटेरस की एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है कौन, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। लेकिन इसको बनाए रखने में हेल्प कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो 15 से 28 दिन तक ये दीवार तुम्हारी कैसी रहती है, मोटी, गद्देदार और ग्रंथलीय, और मोटी होती है और गद्देदार और ग्रंथलीय, यानी कि ग्लैंडुलर क्या होती है, बनती है ना, और थिक हो जाती है और ग्लैंडुलर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अंडाशयी हार्मोन की अगर अपन बात करें, ओवेरियन हार्मोन, तो यहाँ पर तुम्हें 2 हार्मोन दिखाई दे रहे हैं। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। दोनों के दोनों सो रहे हैं, ये समझ लो, है ना। यानी कि इनका फ्लो जो है ना तो कम है ना ज़्यादा है, ये अपनी सामान्य गति से क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग ये देखो 14वें दिन से ठीक पहले यहाँ पर तुम्हें इसका सर्च दिखाई दे रहा है। कौन है ये, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ी हुई दिखाई
दे रही है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे जो तुम्हारी दीवार नई बन रही होती है, इसी दीवार को बनाने में क्या कर रहा होता है, मतलब बना रहा होता है उसको, ठीक है, बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ये कहना है, ठीक है, मजबूती देता है उसको, स्ट्रॉन्ग करता है ये एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन है, खोल दे उसको, खोल दे। उसके बाद जैसे ही तुम 14 दिन से आगे निकलेंगे तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन की क्या दिखाई देगी, पीक दिखाई देगी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पीक इसलिए आ रही है क्योंकि इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है। आप लोगों को मैंने शायद पीछे लिखाया भी होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। कौन सा? प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है और इसको भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो करानी है उसको, तो एंडोमेट्रियम रहेगी तभी तो प्रेगनेंसी हो पाएगी अच्छे से। तो दोनों को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। ये वाला तो तुम लोगों को पता ही है, पढ़ चुके हैं आप लोग इसको तो ऑलरेडी, है ना, पढ़ लिया है ना। ये देखो, ये तुम्हारा एफएसएच का लेवल यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन एफएसएच क्या होने लगा है, सीक्रेट होने लगा है। तो इसकी वजह से ये जो प्राइमरी, ये जो फॉलिकल्स होंगे उन पर काम कर रहा होगा। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा, द्वितीय कंडक में बदलेगा, द्वितीयक को तृतीयक में बदलेगा, और साथ में यहाँ पे क्या निकल रहा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे निकल रहा होगा। फिर तुम्हारा ये टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीय कंडक ग्राफी पुटक में बदलेगा, और जब ग्राफी पुटक में बदलेगा तो ग्राफी पुटक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। तब हमें यहाँ पे एस्ट्रोजन की क्या दिखाई देती है, पीक दिखाई देती है ना। ये सब एस्ट्रोजन क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। तब 13वें दिन आकर के हमें यहाँ पे एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे देखोगे पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहे हैं, इनका लेवल धीरे धीरे वैसे तो सेम ही रहता है, लेकिन 13वें दिन पर आकर के 14वें दिन आकर के एफएसएच का तो लेवल थोड़ा सा ही बढ़ता है, लेकिन एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एलएच सर्ज कब आता है, 14वें दिन आता है, और इसी एलएच सर्ज की वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो क्या हो जाता है, फट जाता है, और यहाँ से सेकेंडरी oocyte क्या होता है, बाहर आता है, द्वितीय कंडक बाहर आता है, और ये फिर बाद में पीत पिंडक बनता है, इसका कार्पस ल्यूटियम बनता है, और कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना, यदि गर्भधारण ना हो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बड़ा था फिर छोटा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं इसमें, और कुछ नहीं है। अब बताओ कोई क्वेश्चन दोबारा हो तो, कहीं कोई फंसा हो तो बताओ डाउट। चलो बताओ मुझे, 14वें दिन का गणित याद कर लो आप लोग इसमें, ठीक है। 14वें दिन बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें। एलएच और एफएचएस का सर्ज कब आता है, 14वें दिन, है ना। अंडाशय के अंदर से पुटक फटकर बाहर कब आता है, 14वें दिन में, ना। अंडाशय के हार्मोन एस्ट्रोजन अपने चरम पर कब होता है, 14वें दिन में, है ना। एस्ट्रोजन 14वें दिन में, ठीक है। और 14वें दिन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा बनता है, उसने किस हार्मोन की पहाड़ी खड़ी कर दी है, प्रोजेस्टेरोन की, है ना। अरे भैया क्विज कहाँ गई मेरी। आर्तव चक्र के ठीक मध्य में 14वें दिन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले किस हार्मोन का स्तर अपने उच्चतम शिखर यानी कि पीक पर पहुंच जाता है, जिसे सर्ज कहा जाता है, एलएच, है ना। एलएच सर्ज, एस्ट्रोजन, जीएनआरएच, प्रोजेस्टेरोन, क्या आएगा आंसर में इसके में, एलएच। अगला क्वेश्चन है, 14वें दिन होने वाले अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद फटा हुआ ग्राफी पुटक किस विशिष्ट संरचना में बदल जाता है, पीत पिंडक, कॉर्पस ल्यूटियम में, ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राफी पुटक की नहीं, ग्राफ की दूसरी मंजिल के अनुसार 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अचानक क्यों बढ़ जाता है, इसका अचानक क्यों बढ़ा। ऑप्शन है क्योंकि इस समय अंडोत्सर्ग रुक जाता है, क्योंकि इसका निर्माण विकसित हो रहे कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसे पीयूष ग्रंथि सीधे स्त्रावित करती है, क्योंकि एस्ट्रोजन पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉर्पस ल्यूटियम वाला है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम ही तो रिलीज करता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, चक्र के यानी कि जो साइकिल है उसके 1 से 5वें दिन के दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत यानी कि एंडोमेट्रियम के टूटने से होने वाले रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है? ल्यूटियल प्रावस्था यानी कि ल्यूटियल फेज, या ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर प्रचरोद भवन यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर स्त्रावी प्रावस्था यानी कि सीक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन की बात कर रहा था, मेंस्ट्रुअल फेज। अगला क्वेश्चन है, पुटकीय प्रावस्था या प्रचरोद भवन प्रावस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 13 दिन के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार को पुनर्जीवित या दोबारा मोटा करने का कार्य कौन सा अंडाशयी हार्मोन करता है? इसको कौन बना रहा है दोबारा से? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन आ कहां से रहा है? ये देखो, ये इससे इनसे सबसे क्या आ रहा है? एस्ट्रोजन आ रहा है। तो एस्ट्रोजन की मात्रा जैसी ज्यादा होती है ना, तो फिर ये क्या होने लगती है? वापस से बनने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चक्र में अंडाणु यानी कि ओवम का निषेचन नहीं होता है तो चक्र के अंतिम दिनों यानी कि 25 से 28 में कॉर्पस ल्यूटियम की क्या स्थिति होती है? कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है? तो वह विघटित यानी कि हाशी पीत पिंड यानी कि डिजेनरेट कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, या फिर वह अधिक मात्रा में LH बनाने लगता है, वह और बड़ा हो जाता है, वह सीधे अंडाणु में बदल जाता है। डिजेनरेट होने लगता है ना, पहला वाला डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगला ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एक FSH हार्मोन का मुख्य कार्य ग्राफ के अनुसार क्या है? FSH का काम क्या है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना है ना, नाम से उसका नाम में ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्राफ के अंतिम चरण यानी कि 29वें दिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों लाइनों का अचानक नीचे गिरना किस नई घटना को जन्म देता है? अगले नए आर्तव चक्र का प्रारंभ होना यानी कि नई साइकिल का शुरू होना, गर्भावस्था की शुरुआत, या पुटकों का स्थायी रूप से नष्ट हो जाना, या LH सर्ज का दोबारा आना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का वापस से क्या होना? शुरुआत होना। ठीक है, चलो फिर तो ये हो गई तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है।